क्या हम एक दिन किसी दूसरे ग्रह को अपना घर कहेंगे? क्या मंगल के धूल भरे मैदानों पर शहर बसेंगे या टाइटन के सुनहरे कोहरे में उसके घने वातावरण के नीचे? इंसानों का दूसरे ग्रहों पर बसने का यह विचार सदियों से हमारी कल्पनाओं को जगाता रहा है, लेकिन अब स्पेसएक्स और नासा जैसी संस्थाओं की बढ़ती टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ यह पुराना सपना हकीकत के शायद ज्यादा करीब है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। सदियों से हम सितारों को देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं कि उनके पार क्या है। पुरानी सभ्यताओं ने चांद और ग्रहों पर रहने वाले देवताओं की कहानियां बनाई। आज के जमाने में वो जिज्ञासा साइंस फिक्शन में बदल गई है, जहां इंसान स्पेस स्टेशन बनाते हैं, एलियन वर्ल्ड्स को टेराफॉर्म करते हैं और सितारों के बीच सभ्यताएं बनाते हैं। ये कहानियां सिर्फ एक्सप्लोर करने की नहीं, बल्कि फैलने की एक गहरी चाहत दिखाती है। धरती की सीमाओं को पार करके ये पक्का करना कि इंसानियत सच में एक स्पेस फेयरिंग स्पीशीज बन जाए। लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर बसना रॉकेट लॉन्च करने या रोवर भेजने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कॉलोनाइजेशन का मतलब है लोगों का धरती से अलग होकर रहना, काम करना, बच्चे पैदा करना और जिंदा रहना। इसका मतलब है ऐसी जगहों पर पूरे इकोसिस्टम और टिकाऊ जीवन प्रणालियां बनाना जो कुदरती तौर पर हमारे जाने पहचाने जीवन के लिए सही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं मंगल ग्रह से, वो ग्रह जिसे अक्सर कॉलोनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा सोचा जाता है। मंगल ब्रह्मांड के हिसाब से काफी पास है और इसमें धरती जैसी कुछ खासियतें हैं। इसका एक दिन धरती से बस थोड़ा लंबा है, इसके ध्रुवों पर बर्फ है और गुरुत्वाकर्षण भी है। हालांकि वो धरती के मुकाबले सिर्फ 38% है। यहां तक कि ऐसे सबूत भी हैं कि कभी इसकी सतह पर तरल पानी बहता था। लेकिन मंगल मेहमान नवाज नहीं है। इसका वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है और लगभग पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तापमान बहुत ठंडा होता है, औसत -80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसकी सतह पर लगातार रेडिएशन की बौछार होती रहती है। पर इलोन मस्क की स्पेसएक्स ने मंगल ग्रह पर अपनी नजरें टिका रखी हैं। मस्क की सोच है कि इस सदी के एंड तक मंगल पर 10 लाख लोगों का शहर बस जाए। उनकी कंपनी का स्टारशिप रॉकेट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि स्पेस ट्रैवल सस्ता, तेज और ज्यादा भरोसेमंद हो सके। इसका लॉन्ग टर्म गोल है इंसानों को मंगल तक पहुंचाना। नासा ने भी फ्यूचर मार्स मिशन के लिए काफी प्रोग्रेस की है। अपनी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत आने वाले दशकों में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का प्लान है। फिर भी अगर हम मंगल पर पहुंच भी जाते हैं तो वहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ जर्नी में ही 6 से 9 महीने लगते हैं। ये ऑर्बिटल अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है, मतलब आधे साल तक माइक्रोग्रेविटी, आइसोलेशन और कॉस्मिक रेडिएशन झेलना पड़ता है। और ये तो बस एक तरफ का रास्ता है। मंगल का पूरा राउंड ट्रिप मिशन आराम से 2 से 3 साल ले सकता है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, शेल्टर, औजार, खाना और फ्यूल ले जाना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाता है। एक बार मार्स पर पहुंचने के बाद सेटलर्स को पतले वातावरण और जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए एयरटाइट हैबिटेट्स बनाने होंगे। इन हैबिटेट्स को अंदर का तापमान एक जैसा रखना होगा, हवा और पानी को रिसाइकल करना होगा और रेडिएशन से बचाना होगा। कॉस्मिक किरणें और सोलर तूफान मार्स के पतले वातावरण में घुसकर इंसानी टिश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेटलर्स को बचाने के लिए साइंटिस्ट्स अंडरग्राउंड हैबिटेट्स, पानी से भरी दीवारें और रेडिएशन रेसिस्टेंट मटेरियल जैसे आईडीएच पर काम कर रहे हैं। खाने का इंतजाम करना भी एक और बड़ी चुनौती है। मार्स पर कोई उपजाऊ मिट्टी नहीं है और सूरज की रोशनी भी धरती से कमजोर है। साइंटिस्ट्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में खाना उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कई सालों तक एक स्टेबल और अलग अलग तरह के खाने का इंतजाम करना अभी भी एक चुनौती है। पानी को अंडरग्राउंड बर्फ से निकालना होगा और इसे बार बार रिसाइकल करना होगा। ऑक्सीजन शायद इलेक्ट्रोलाइसिस जैसी केमिकल प्रोसेस से आएगी या नासा के मॉक्सी जैसे एक्सपेरिमेंटल सिस्टम से, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है। सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल ही नहीं, कॉलोनी में रहने वालों की मेंटल हेल्थ भी एक बड़ी चिंता है। लंबे समय तक अकेले रहना, छोटी जगह में रहना और लोगों से ज्यादा मेलजोल न होने से डिप्रेशन, एंजाइटी और यहां तक कि साइकोसिस भी हो सकता है। धरती पर होने वाले एनालॉग मिशन जैसे अंटार्कटिका या मार्स सिमुलेशन डोम में ये दिखाते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस और कम कांटेक्ट वाले माहौल में ग्रुप की बॉन्डिंग कितनी नाजुक हो सकती है। सपोर्ट सिस्टम, साइकोलॉजिकल प्रोटोकॉल
और धरती से कम्युनिकेशन लिंक बनाना बहुत जरूरी होगा। और फिर भी इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़ रही है। रीयूसेबल रॉकेट्स जो कभी सिर्फ एक फैंटेसी थे, अब रेगुलरली लॉन्च हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे ऑटोनॉमस रोबोट्स चलाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है जो इंसानों के पहुंचने से पहले ही घर बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल मंगल की मिट्टी से शेल्टर बनाने के लिए किया जा सकता है। यहां तक कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी हर एक चीज को रिसाइकल करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, हवा और पानी से लेकर ह्यूमन वेस्ट तक। प्रोपल्शन भी डेवलपमेंट का एक जरूरी एरिया है। ट्रेडिशनल केमिकल रॉकेट पावरफुल होते हैं पर डीप स्पेस ट्रैवल के लिए इनएफिशिएंट हैं। आयन ड्राइव, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन जैसे नए सिस्टम और एंटीमैटर प्रोपल्शन जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी तेज ट्रैवल और कम फ्यूल की जरूरत का वादा करते हैं। कम ट्रैवल टाइम से न सिर्फ पैसा बचेगा बल्कि एस्ट्रोनॉट्स पर फिजियोलॉजिकल असर भी कम होगा। सबसे रेडिकल आइडियाज में से एक है टेराफॉर्मिंग, यानी किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को अर्थ जैसा बनाने का प्रोसेस। मार्स पर इसमें प्लैनेट को गर्म करने, पोलर आइस कैप्स को पिघलाने और एटमॉस्फेयर को घना करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ना शामिल हो सकता है। इससे आखिरकार झीलों, बारिश और शायद सांस लेने लायक हवा भी बन सकती है। दूसरे आइडियाज में सूरज की रोशनी को सीधा करने के लिए ऑर्बिटल मिरर बनाना या ऑक्सीजन बनाने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म का यूज करना शामिल है। बेशक टेराफॉर्मिंग अभी भी एक कल्पना है। किसी भी ग्रह के वातावरण में कोई भी खास बदलाव लाने में सदियां, शायद हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन आंशिक टेराफॉर्मिंग भी, जैसे सतह का तापमान थोड़ा बढ़ाना या हवा का दबाव थोड़ा बढ़ाना, मंगल पर जीवन को बहुत ज्यादा आसान बना सकता है। जहां मंगल पर ध्यान बना हुआ है, वहीं यह हमारा एकमात्र विकल्प नहीं है। चांद भले ही बंजर हो, बहुत पास है, सिर्फ 3 दिन की दूरी पर। नासा और दूसरी एजेंसियां आगे की खोज के लिए चांद पर बेस बनाने की योजना बना रही हैं। इसकी नजदीकी इसे जीवन रक्षक प्रणालियों और लंबे समय तक रहने की व्यवस्था का परीक्षण करने के लिए आदर्श बनाती है। इस बीच यूरोपा या एनसेल्डस जैसे बर्फीले चंद्रमाओं में सतह के नीचे महासागर हो सकते हैं जो एक दिन जीवन का समर्थन कर सकते हैं। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, एक घना वातावरण और तरल मीथेन की झीलें रखता है। यह पृथ्वी के मानकों से अजीब है, लेकिन संभावित रूप से उन तरीकों से उपयोगी है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए जो टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, वो अभी से धरती पर हमारी जिंदगी बदल रही हैं। सोलर पावर, पानी साफ करने के सिस्टम, कम जगह में खाना उगाने के तरीके और टिकाऊ कंस्ट्रक्शन के तरीके, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि स्पेस रिसर्च अभी और यहीं इंसानियत को कैसे फायदा पहुंचा सकती है। दूसरे ग्रहों पर बसने की चाहत ने रोबोटिक्स, एआई, मटेरियल साइंस और एनर्जी जैसे फील्ड्स में नए नए आविष्कार करवाए हैं। ये ऐसे फील्ड्स हैं जो हमारे फ्यूचर को शेप देंगे, चाहे हम एक ही ग्रह पर रहें या बहुत सारे ग्रहों पर जाएं ही क्यों? करोड़ों अरबों डॉलर और इतनी मेहनत क्यों लगाएं मरे हुए ग्रहों पर शहर बनाने में? इसका जवाब हमारी फितरत में छिपा है। एक खोज करने वाले की फितरत में, एक सर्वाइवर की फितरत में और एक सोचने वाले की फितरत में। धरती एक खूबसूरत जीवन देने वाला ग्रह है, पर यह अमर नहीं है। इसे क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी, महामारियों, परमाणु युद्ध और यहां तक कि एस्टेरॉयड के टकराने जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। दूसरे ग्रहों पर बसना एक बैकअप देता है, आपदा की स्थिति में इंसानी सभ्यता की निरंतरता सुनिश्चित करने का एक तरीका। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर इंसानियत को अगले 1000 सालों तक जिंदा रहना है तो उसे कई ग्रहों वाली प्रजाति बनना होगा। कार्ल सैगन ने पृथ्वी से बाहर फैलकर जीवन की निरंतरता को सुरक्षित रखने की जरूरत के बारे में बात की थी। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यह तो जिंदा रहने की एक रणनीति है। फिर भी उपनिवेश बनाने से कुछ मुश्किल नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं। क्या होगा अगर मंगल पर पहले से ही माइक्रोबियल जीवन हो? क्या हमें उसे बदलने या नष्ट करने का हक है? ग्रहों का मालिक कौन है? क्या अंतरिक्ष का उपनिवेशीकरण पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा या सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए? क्या हम पृथ्वी के अतीत के औपनिवेशिक अन्याय को ब्रह्मांडीय पैमाने पर दोहरा सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी फिलहाल देशों को खगोलीय पिंडों पर अपना दावा करने से रोकता है, लेकिन निजी कंपनियां, संसाधन खनन के उद्यम और राष्ट्रीय गौरव पहले से ही इन समझौतों की सीमाओं को परख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें सिर्फ यही नहीं पूछना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं,
बल्कि यह भी पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर इंसान दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाना चाहते हैं, तो पृथ्वी से दूर जीवन को चलाने के लिए एक टिकाऊ इकोनॉमिक मॉडल का होना बहुत जरूरी है। ये कॉलोनियां हमेशा पृथ्वी से आने वाली सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रह सकती, जो महंगी, धीमी और भरोसेमंद नहीं होती। लंबे समय में दूसरे ग्रहों पर बनी इन कॉलोनियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना ही होगा। कमाई का एक जरिया हो सकता है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी संसाधनों को निकालना। एस्टेरॉयड और चंद्रमा में प्लेटिनम, सोना और इरिडियम जैसी दुर्लभ धातुएं भरी पड़ी हैं। ऐसे संसाधन जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। प्लांटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने एस्टेरॉयड माइनिंग के लिए शुरुआती प्लान भी बना लिए हैं। अगर यह कोशिश कामयाब रही तो ये ऑपरेशन पृथ्वी को जरूरी खनिज दे सकते हैं और साथ ही दूसरी दुनिया की इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। मंगल ग्रह पर भी ऐसे संसाधन हैं जो एक कॉलोनी को चला सकते हैं। इसकी मिट्टी में मौजूद परक्लोरेटिस से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। रेगोलिथ को कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जमीन के नीचे की बर्फ पानी दे सकती है। सोलर एनर्जी वहां भरपूर है, भले ही पृथ्वी के मुकाबले थोड़ी कमजोर हो। कॉलोनी अपनी एनर्जी खुद बना सकती है, कच्चा माल निकाल सकती है और यहां तक कि 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके लोकल मटेरियल से औजार और पुर्जे भी बना सकती है। इस कॉन्सेप्ट को इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन ISRU कहते हैं और यह टिकाऊ कॉलोनाइजेशन की कुंजी है। ट्रेड भी एक रोल प्ले कर सकता है। जैसे जैसे कॉलोनीज डेवलप होती हैं, वे ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में स्पेशलाइज कर सकती हैं जो उनके एनवायरनमेंट के लिए यूनिकली सूटेड हों। जैसे डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स को चांद या मार्स पर एक्सट्रीम ठंड से फायदा हो सकता है। साइंटिफिक टूरिज्म भी बढ़ सकता है क्योंकि अमीर लोग एलियन वर्ल्ड्स पर एक बार की अनोखी एक्सपीरियंस के लिए लाखों खर्च करेंगे। समय के साथ कॉलोनीज आर्थिक रूप से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकती हैं, जिससे इंटरप्लेनेटरी कॉमर्स का एक जाल बन सकता है। जैसे देश पृथ्वी पर कंपटीशन करते हैं, वैसे ही वे स्पेस में भी कंपटीशन करेंगे। 21वीं सदी में एक नई स्पेस रेस चल रही है, सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान US और रशिया के बीच ही नहीं, बल्कि अब इसमें चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, प्राइवेट कॉरपोरेशंस और यहाँ तक कि छोटे देश भी शामिल हैं जो ब्रह्मांड का एक टुकड़ा पाना चाहते हैं। चाइना के स्पेस प्रोग्राम ने नाटकीय प्रगति की है, जिसमें चंद्रमा के दूर के हिस्से पर रोवर उतारना, एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करना और मार्स व जुपिटर के चंद्रमाओं के लिए मिशन प्लान करना शामिल है। इंडिया ने भी अपनी पहचान बनाई है 2023 में चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बनकर। जैसे जैसे ये देश अपनी एम्बिशन बढ़ाएंगे, भू राजनीतिक तनाव भी उनके साथ स्पेस में जा सकता है। मार्स को कौन कंट्रोल करेगा? चांद पर माइनिंग के अधिकार कौन तय करेगा? क्या होगा जब दो देश एक ही जगह पर अपनी बस्तियां बनाना चाहेंगे? 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी स्पेस में राष्ट्रीय संप्रभुता के दावों पर रोक लगाती है, लेकिन इसे लागू करना अभी स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट शासन के बिना संघर्ष की संभावना है, खासकर अगर वैल्यूएबल रिसोर्सेज दांव पर लगे हों। विवादों को रोकने के लिए स्पेस गवर्नेंस के लिए एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत हो सकती है, कुछ ऐसा जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफ स्पेस। यह कानून बनाएगा, कॉन्फ्लिक्ट सुलझाएगा, शेयर्ड रिसोर्सेज को मैनेज करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि स्पेस मिलिटराइजेशन या कॉर्पोरेट मोनोपोलाइजेशन के बजाय पीसफुल एक्सप्लोरेशन का एक क्षेत्र बना रहे। जैसे जैसे हम दूसरे ग्रहों पर रहने के लिए अडैप्ट होते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी में बदलाव आ सकते हैं। मार्स में पृथ्वी की केवल 1/3 ग्रेविटी है, चांद में 1/6 है। कम ग्रेविटी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां अपनी डेंसिटी खो देती हैं और खून शरीर में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इंसान ऐसी जगहों पर कई पीढ़ियों तक रहते हैं तो एवोल्यूशनरी प्रेशर्स हमारी फिजियोलॉजी को बदल सकते हैं। कम ग्रेविटी के कारण फ्यूचर के मंगलवासी शायद ज्यादा लंबे हो जाएं, उनकी हड्डियां शायद हल्की हो जाएं, उनका दिल और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बदले हुए ब्लड फ्लो के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। स्पेस या मंगल पर पैदा हुए बच्चे शायद धरती पर पैदा हुए बच्चों से अलग तरह से डेवलप हों। सदियों बाद हमें शायद एलियन दुनिया के हिसाब से अडॉप्टेड सब स्पीशीज भी देखने को मिले। रेडिएशन एक और फैक्टर है। धरती के मैग्नेटिक फील्ड और घने एटमॉस्फेयर के बिना मंगल या चांद पर रहने वाले लोगों को ज्यादा कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। समय के साथ इससे म्यूटेशन रेट बढ़ सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जरूरी हो सकती है,
सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करने के लिए भी। क्रायोस्पीआर और दूसरी टेक्नोलॉजीज एक दिन हमारे डीएनए को मॉडिफाई कर सकती है ताकि हम रेडिएशन को झेल सकें, अंदर ही विटामिन बना सकें या कम हवा में सांस ले सकें। इससे गहरे एथिकल सवाल उठते हैं। क्या हमें नई दुनिया के हिसाब से अपनी स्पीशीज को बदलना चाहिए या दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहिए? शायद फ्यूचर में दोनों ही हों। इंसान और वे ग्रह जहां वे रहते हैं उनका धीरे धीरे एक साथ इवोल्यूशन हो। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर एक बड़ी ताकत बन रहा है। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, एक्सियम स्पेस और रॉकेट लैब जैसी कंपनियां स्पेस तक पहुंचने के तरीके में क्रांति ला रही हैं। नेशनल स्पेस एजेंसियों के उलट ये कंपनियां तेजी से काम करती हैं, नए नए आइडियाज पर आक्रामक तरीके से काम करती हैं और बड़े रिस्क लेती हैं। मिसाल के तौर पर स्पेसएक्स स्टारशिप बना रहा है जो 100 से ज्यादा लोगों को मंगल ग्रह पर ले जा सकता है। ब्लू ओरिजिन का ऑर्बिटल रीफ नाम का अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है। एक्सियम का मकसद है आईएसएस के साथ कमर्शियल मॉड्यूल जोड़ना और बाद में अपने इंडिपेंडेंट हैबिटेट बनाना। ये कंपनियां एक नई स्पेस इकोनॉमी की नींव रख रही हैं, जहां टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और यहां तक कि रियल एस्टेट भी धरती से आगे बारच रहे हैं। इस कमर्शलाइजेशन से लागत में काफी कमी आ सकती है। स्पेसएक्स के रियूजेबिलिटी मॉडल ने लॉन्च की कीमतों में पहले ही बहुत कटौती कर दी है। फ्यूचर में कंपनियां सैटेलाइट रिपेयर, एस्टेरॉयड को खींच कर लाने या ऑर्बिट में कंस्ट्रक्शन जैसी सर्विस दे सकती है। स्पेस होटल शायद बहुत अमीर लोगों को सर्विस देंगे। चांद या मंगल पर कॉलोनियां शायद पहले साइंटिफिक आउटपोस्ट के तौर पर शुरू होंगी, लेकिन आखिर में बड़कर बिजनेस हब बन जाएंगी। हालांकि बिना रोक टोक के कमर्शलाइजेशन से धरती की गलतियां दोहराने का खतरा है। पर्यावरण का विनाश, मजदूरों का शोषण, अमीरी गरीबी का अंतर। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जरूरी होंगे ताकि मुनाफे के साथ साथ जिम्मेदारी भी बनी रहे और यह सुनिश्चित हो सके कि आउटर स्पेस सबके लिए खुला और निष्पक्ष रहे। ऑफ वर्ल्ड रहने के लिए इंसानों को नई स्किल्स की जरूरत होगी। फ्यूचर के कॉलोनिस्ट्स को इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मर, जियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सब एक साथ बनना होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को उन्हें इमरजेंसीज, आइसोलेशन, साइंटिफिक काम और मुश्किल माहौल में सर्वाइवल के लिए तैयार करना होगा। स्पेस एजेंसीज पहले से ही डेजर्ट, केव्स और अंडर वाटर हैबिटेट्स में एनालॉग मिशंस चलाती हैं। ये सिमुलेशंस इक्विपमेंट, साइकोलॉजी और लॉजिस्टिक्स को टेस्ट करते हैं। फ्यूचर में ट्रेनिंग में एलियन टेरेन के वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस या फिर एआई ट्यूटर्स शामिल हो सकते हैं जो सेटलर्स को रियल टाइम में गाइड करें। स्पेस यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं जो ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर, स्पेस मेडिसिन, हैबिटेट इंजीनियरिंग और इंटरप्लैनेटरी लॉ में डिग्रीज देंगी। एजुकेशन को इंटरडिसिप्लिनरी, इमर्सिव और कंटिन्यूअस होना होगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो कॉलोनीज में पैदा होंगे। मार्स पर स्कूल्स सिर्फ धरती का इतिहास ही नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि कॉलोनी की फाउंडिंग स्टोरी, वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिखाएंगे। लंबी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ज्ञान पीढ़ियों तक कैसे पहुंचता है। अंतरिक्ष में सभ्यता बनाने के लिए शिक्षा ही रीढ़ की हड्डी होगी। दूसरे ग्रह पर जीवन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होगा, बल्कि जिंदगी जीने के लिए होगा। कॉलोनीज में अनोखी कल्चर, छुट्टियां, परंपराएं और पहचान विकसित होंगी। मार्शन कला, संगीत, क्विजीन और भाषा पृथ्वी से अलग तरह से विकसित हो सकते हैं। अर्थ और अपनेपन की मनोवैज्ञानिक जरूरत बसेरा करने वालों को समान मूल्यों वाले समुदाय बनाने के लिए प्रेरित करेगी। एक मार्शन पहचान उभर सकती है, जैसे पृथ्वी पर इमिग्रेंट्स ने नई राष्ट्रीयताएं बनाई। सेलिब्रेशंस लैंडिंग के दिन, मंगल पर पहले जन्म या टेराफॉर्मिंग में मील के पत्थर को चिह्नित कर सकती है। समय के साथ कल्चरल डाइवर्जेंस बढ़ सकती है, खासकर अगर पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशन दूरी से सीमित हो। धर्म भी विकसित हो सकता है। कुछ बसेरा करने वाले अपने मिशन को आध्यात्मिक रूप से व्याख्या कर सकते हैं, खुद को केयरटेकर्स या जीवन के पायोनियर्स के रूप में देखते हुए। दूसरे कॉस्मोस के आधार पर नए विश्वास प्रणालियां बना सकते हैं। कला और साहित्य तारों के बीच रहने के डर और आश्चर्य को दर्शाएगा। दूसरे ग्रह पर जीवन शारीरिक रूप से अलग होगा, लेकिन भावनात्मक रूप से इंसानों जैसा ही होगा। प्यार, परिवार, उम्मीद, दुख और सपने धरती से दूर बनने वाले नए समाजों को आकार देंगे। मंगल या चंद्रमा पर बसना तो बस पहला कदम है, असली सीमा तो तारों में है। अल्फा सेंटोरी, जो सबसे नजदीकी तारा प्रणाली है,
वो 4 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर है। मौजूदा गति से वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन नई तकनीकें इसे बदल सकती हैं। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट जैसे आइडिया का मकसद है लेजर से चलने वाले लाइट सेल का इस्तेमाल करके ग्राम स्केल प्रोब भेजना। फ्यूजन प्रोपल्शन, एंटी मैटर इंजन या वार्प ड्राइव अगर कभी सच हुए तो इंटरस्टेलर यात्रा मुमकिन हो सकती है। इसमें सदियां लग सकती हैं, लेकिन इंसान की जिज्ञासा हमारे सौर मंडल तक नहीं रुकेगी। जनरेशन शिप, बड़े अंतरिक्षयान जहां पूरी कम्युनिटी सैकड़ों सालों तक रहती है, एक और संभावना है। ये शिप चलते फिरते संसार होंगे, आत्मनिर्भर और लंबी अवधि तक जीवित रहने के लिए डिजाइन किए गए। नैतिकता, शासन और सांस्कृतिक डिजाइन इंजीनियरिंग जितनी ही जरूरी होगी। अगर हम सफल होते हैं तो एक दिन हमारी प्रजाति रहने लायक एक्सोप्लैनेट्स पर फैल सकती है। अपने साथ सिर्फ जीव विज्ञान ही नहीं, बल्कि यादें, इतिहास और सपने भी ले जा सकती है। हम वो धूल होंगे जो वापस तारों तक पहुंच रही होगी। इंसानियत की अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, यह एक सभ्यता का विकास है। दूसरे ग्रहों पर बसना हमारे विज्ञान, नैतिकता, एकता और कल्पना की परीक्षा लेगा। इसमें दशकों या सदियां लग सकती हैं, इसमें कई रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सपना जिंदा है। जीवित रहने के लिए, फलने फूलने के लिए और अपनी गहरी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें ऊपर देखना होगा और आगे बढ़ना होगा। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, हमारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। दूसरे ग्रहों पर इंसान का बसना तय नहीं है, यह विफल हो सकता है। इसमें हमारी उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन यह प्रयास ही हमें बदल देगा, वैज्ञानिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और नैतिक रूप से। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि इंसान होने का क्या मतलब है, पृथ्वीवासी के तौर पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नागरिक के तौर पर जीने के लिए। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल और एथिकल। फिर भी हम पहले से ही इस पर चल रहे हैं। हर मार्स रोवर, हर सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस में हर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमें एक कदम और करीब लाता है। हम एक नए युग के किनारे पर खड़े हैं, एक ऐसा युग जहां मानवता बड़े ब्रह्मांड में अपने पहले असली कदम रख सकती है।